हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम 4th सेमेस्टर में इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास के भाग से ही क्रमबद्ध तरीके से जो आपका पाठ्यक्रम कहता है उसके हिसाब से ही हम आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ क्या हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि इतिहास ऐसा चीज़ है, इतिहास के सिलेबस ऐसे होते हैं कि अगर आप इधर से उधर में हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कूद कूद कर पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इतिहास क्रमिक घटनाओं से ही जुड़ा होता है और उसी क्रमिक घटनाओं में अगर हम चले, आपको शुरू से अगर एनालिसिस करते हुए चले तो पहले क्लास में आपने 1857 की क्रांति, दूसरे क्लास में उसके 1, 2, 3, 4 भागों में पढ़ा। फिर आपने उसके बाद क्रमिक रूप से भारत में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए उसके बारे में आपने पढ़ा। उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई, कौन कौन से व्यक्ति उसके क्या रहे, कर्ता धर्ता रहे। और देन उसके बाद आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसी से जोड़ते हुए कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, कि जो भारत था उसमें किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों के अंदर क्या हुआ, विकसित हुआ और कैसे उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के द्वारा, जैसे कि आप देखेंगे विभिन्न तरह के राष्ट्रीय आंदोलन हुए, चाहे भारतीय कांग्रेस की स्थापना होना, बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और इसके बाद चौरी चौरा कांड, बहुत सारी घटनाएं घटी, काकोरी कांड, ये सारी चीज़ें इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसको बताने से पहले, उसको पढ़ाने से पहले ये जरूरी है आपको बताना कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि इस समय राष्ट्रवादी आंदोलन जो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय का प्रमुख रूप से जो व्यक्ति जिम्मेदार था वो स्वयं अंग्रेज ही थे। क्यों? क्योंकि उनके कुछ ऐसी चीज़ें थी, मीन्स कह सकते कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसकी वजह से स्वयं भारतीय लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना क्या होने लगी, जागृत होने लगी। उसके कुछ प्रमुख कारण थे। आज हम मुख्य रूप से उन्हीं कारणों पे फोकस करेंगे, उन्हीं कारणों को पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय भावना के विकास के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे हमने इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाता हूँ। वीडियो क्लासेस तो हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि आप और हम सामने बैठकर क्लास में क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। आप श्यामपट से इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हम आपको बताते चल रहे हैं कि राष्ट्रीय भावना के विकास के प्रमुख कारण क्या थे, कि भारत की राजनीतिक एकता, दूसरा पॉइंट बनता है कि तीव्र परिवहन, तीसरा पॉइंट बन जाता है डाक तथा संचार व्यवस्था, चौथा पॉइंट बन जाता है नए बुद्धिजीवी वर्ग और पांचवा पॉइंट बन जाता है अंग्रेजी भाषा, छठा पॉइंट बन जाता है प्रेस तथा साहित्य की भूमिका, सातवां पॉइंट बनता है अंग्रेज शासकों का नस्लीय दंभ और लास्ट पॉइंट होता है आर्थिक शोषण। आप देख सकते हैं कि इन सारे बिंदुओं के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारे देश में आपने देखा कि पिछले जो आंदोलन हुए थे उसमें क्या उसकी पृष्ठभूमि रही, क्या उसके कंडीशन रहे, लेकिन आगे चलकर हमारे देश में कंप्लीट रूप से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता का भावना क्या हुआ, जागृत हुआ। और उसके प्रमुख कारण थे, पहला कारण यह था कि भारत की राजनीतिक एकता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, अंग्रेजों को जो बनाए हुए नियम कानून थे वो सब पे अप्लाई होते थे और उन्हीं नियम कानूनों के अनुसार भारतीय जनता को ऐसा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कहावत है कि जैसा आपका हाल वैसा ही मेरा हाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे जब लोगों को ऐसा एहसास होने लगा
कि ये अंग्रेज़ जो है, अंग्रेजी जो कह सकते हैं साम्राज्य है, उसमें जो भी नीतियाँ बनाई जा रही है, जो भी उसके नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, वो हमारे खिलाफ है। और इस तरीके से जब लोगों ने देखा कि आज उसकी बारी है तो कल हमारी भी बारी आ सकती है, और इसके वजह से किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ी जो शासन थी, उसको जो साम्राज्य था हम कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग सबको ऐसा लगा कि हमें एक रूप में क्या करना चाहिए, ढलना चाहिए। देन उसके बाद से हमारे भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। आगे आप देखेंगे कि इसका दूसरा प्रमुख कारण था तीव्र परिवहन। पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा कि मैं जब आपको 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण बता रहे थे, उसमें आपने देखा होगा कि उस असफलता के प्रमुख कारणों में एक ये भी था। लेकिन आगे चल के अंग्रेज़ों ने मीन्स कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन्होंने भारत में विभिन्न प्रकार के जो तीव्र परिवहन के साधन थे उसका उन्होंने क्या किया, उसकी उन्होंने स्थापना किया। सड़क का उन्होंने निर्माण किया। सड़क का निर्माण करने के बाद गांव को उन्होंने नगर से जोड़ा, नगर को महानगर से जोड़ा। इस तरीके से एक दूसरे से सड़क मार्ग से गांव शहरों से क्या हो गए, जुड़ गए। और सबसे अच्छा हम कह सकते हैं कि रेल परिवहन रहा, जो तीव्रगामी परिवहनों में हुआ करता था। और ये चीज़ भारतीय लोगों के लिए क्या हुआ, सबसे अच्छा रहा कि हम कह सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना में क्या किया, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या कर सकते थे, जा सकते थे। अपने बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए इन परिवहन साधनों का क्या कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे। और यही चीज़ पहले नहीं थी तो लोगों को इस चीज़ की क्या करना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने, चूँकि अंग्रेज़ अपने व्यापारिक विस्तार के लिए चीज़ें किए, लेकिन इसका बेनिफिट हमें भी मिला, हमारे देश की लोग जनता को भी मिला कि वो परिवहन के साधनों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते, आसानी से जा सकते थे और लोगों के दुख दर्द को समझ सकते थे। अगर आप गांव से नगर की तरफ नहीं आएंगे तो आप नगर की व्यवस्था को नहीं देख पाएंगे, और उस कंडीशन में आप जब एक व्यक्ति से नहीं मिलेंगे तो उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। जब आप एक व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसके दुख दर्द को सुनते हैं, समझते हैं, तभी आपके अंदर उस क्या आती है, उसकी हेल्प की भावना आती है। यही सारी चीज़ें थी कि परिवहन के साधनों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाने लगे तो उनको ऐसा महसूस होने लगा कि भारत के हर हिस्से में हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक अंग्रेज़ों से क्या है, परेशान है। देन उसमें सबके अंदर राष्ट्रीयता का भावना का क्या होना, विकास होना चालू हुआ। आगे हम कह सकते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है, डाक तथा संचार व्यवस्था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब 1850 में डाक व्यवस्था की हमारे देश में अंग्रेज़ों के द्वारा शुरुआत की गई तो उसमें आपने देखा कि चाहे वो अंतर्देशीय हो, चाहे पोस्ट कार्ड हो, चाहे एक जगह से दूसरे जगह जो संदेश जाते थे वो आसानी से क्या हो सकते थे, जा सकते थे। कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश को क्या किया जा सकता, भिजवाया जा सकता था। और जब इस तरीके से एक दूसरे के समाचार मिलते थे तभी लोगों को यह महसूस होता था कि हम तो सुखी हैं, लेकिन हमारा एक दूसरा भाई जो भारत के किसी दूसरे हिस्से में इन अंग्रेज़ों के द्वारा क्या हो रहा है, सताया जा रहा है। दास्ता की गुलामी में वो अपने आप को क्या कर रहा है, मिटाने के ऊपर ये क्या है, मजबूर है। साथ ही साथ तीव्र संदेश भिजवाने के लिए जो बिजली के तार आए, उससे भी संदेशों को हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता, भेजा जा सकता था। और इन सारी चीज़ों के द्वारा हमें भारत के सभी क्षेत्रों से लोगों के बारे में समाचार क्या होते थे, प्राप्त होते थे। और जब वो समाचार हमें प्राप्त होते थे तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना क्या होती थी, जागृत होती थी, और हम राष्ट्रवादी भावना से क्या हो जाते थे, प्रेरित हो जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नए बुद्धिजीवी वर्ग। जैसे कि आपने देखा होगा
कि 1857 की क्रांति की असफलताओं में आपने देखा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था, वो हमारी क्रांति में सम्मिलित नहीं हुआ। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और थी। हमारे देशवासियों को ये लगने लगा कि यह आज उनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी होगा। तो उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, चाहे वो वकील हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे वो विभिन्न पदों पे जो लोग आसीन होते थे, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद इंग्लैंड से क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करके भारत में आए हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था, जब वो देखते थे भारतीय लोगों को, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो चार्टर एक्ट 1833 और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में जो बातें कही गई थी, वह जो है यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कहने के लिए ये सारे चीज़ तो हुए, लेकिन आज भी भारत में जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको उच्च वर्ग पे जाने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा। उसके साथ ही साथ उन्होंने एहसास किया इस बात का कि हम दूसरे देशों में, फॉरेन कंट्रियों में रहते हैं और वहाँ पे हमारा जो जीवन होता है वो अलग तरीके से होता है, और भारत में जो भारतीय लोगों का जीवन स्तर है वो बिल्कुल क्या है, शून्य है। और वो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। देन उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, अंग्रेजी जो शासक हुआ करते थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाना चालू किया। और यह बात भारतीयों के लिए बहुत ही क्या था, अच्छा था। और आप देखेंगे कि यही सारे बुद्धिजीवी वर्ग आगे चलकर एक से बढ़कर एक आंदोलन हमारे देश में किए, और वह आंदोलन राष्ट्रीयता से क्या था, प्रेरित रहा। और उस आंदोलन में चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे अध्यापक हो, हर एक व्यक्ति ने क्या किया, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबने उस आंदोलन में क्या लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इस तरीके से राष्ट्रीयता की भावना में क्या हुआ, विकास हुआ, और लोगों को बल मिला कि अब हमारे साथ कोई ऐसे व्यक्ति आ चुके हैं जो हमारे अगुआ और हमारे डिसीजन लेने वाले एक शिक्षित वर्ग है, जिस पे हमें क्या करना है, उनके पद चिन्हों पे आगे की तरफ बढ़ना है। आगे इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अंग्रेज़ी भाषा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राचीन से लेकर आज तक आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आप भ्रमण करेंगे तो पता ये चलेगा कि हर क्षेत्रों में लोगों की भाषा क्या है, अलग अलग है। तो किसी न किसी रूप में हमारी जो पिछली क्रांतियाँ हुई थी उसमें एकता की भावना के विकास में कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, बातचीत करने का, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, उसमें भाषा सबसे बड़ा रोड़ा होता था। लेकिन जब अंग्रेजी भाषा हमारे बीच में आ गई तो हमारे ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि यह सारी चीज़ें एक अलग भाषा के रूप में जब आया तो यह हम कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी लोग थे, सबको अगर इस भाषा में मैसेज दिया जाता तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते, और किसी भी चीज़ को बताने में हमारे जो आंदोलनकारी होते थे, जो क्रांतिकारी नेता होते थे, उनको क्या लगा, आसान हो गया। और वो बातों को समझ जाते थे कि सामने वाला हमें कहता क्या है। अगर आपके पास उस भाषा के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे हमसे आके कोई आसामी, बंगाली या अन्य राज्यों से आके कोई व्यक्ति अगर हमको कुछ बोलता है तो हमको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर वही इंग्लिश वर्ड में कुछ बोलता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी न किसी रूप में अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उस भाषा को आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और उसके बातों को भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हो कि व्यक्ति कहता क्या है। तो एक तरीके से जो अंग्रेजी भाषा आया निकल कर, उससे लोगों को बातें समझ में आने लगी कि इसकी जो चीज़ें हैं, जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसियाँ, उसमें है क्या हमारे लिए। उससे भी हमारे देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। क्योंकि जब आप बातों को समझेंगे ही नहीं, बातों को जानेंगे ही नहीं, तो उसके बारे में आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात हुई जिसके वजह से हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। आगे प्रेस तथा साहित्य की भूमिका आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जब प्रेस और साहित्य प्रचलन में आए तो उससे क्या हुआ
कि जो बातें होती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज भी हम समाचार पत्रों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश के हम क्या कर सकते हैं, समाचार को जान जाते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, अपने ही देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में हम क्या करते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जान जाते हैं। उसी तरीके से उस समय भी जब एक से बढ़कर एक राष्ट्रवादी पत्रिकाएं भी आने लगी और साहित्य हम कह सकते हैं कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनके द्वारा जो निकाला जाने लगा, विभिन्न प्रकार के जो प्रकाशन थे, उसमें देशभक्ति की भावना के लिए लोगों को क्या किया जाता था, प्रेरित किया जाता था। जैसे बहुत से ऐसे समाचार पत्र थे जिसमें खुल्लम खुला चैलेंज दिया जाता था अंग्रेजों को, उसके ऊपर ही मोटा हेडिंग पे लिखा जा सकता है अंग्रेजों का दुश्मन। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि उसके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से लोगों को देशभक्ति के लिए क्या किया जाता था, प्रेरित किया जाता था और लोगों को वो चीज़ समझ में आती थी ताकि हमारे देश के विभिन्न भाग में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और वो चीज़ें जानकर, वो चीज़ें समझकर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। आगे कह रहा है कि अंग्रेज शासकों का नस्लीय दम। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा गुरूर था, अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा घमंड था, उनका अपना नस्ल था। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानव समझते थे। वो केवल रंग में ही गोरा नहीं थे, अपितु अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे कि हमारा ही कल्चर, हम ही क्या है, सबसे बेस्ट हैं, हमको ही भगवान ने बनाया, बाकी सब तो इधर उधर से आए नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि उस समय आपने देखा कि अंग्रेज, हम कह सकते हैं पूरी तरीके से यूरोप के लोग, यूरोप महाद्वीप के लोग जिस ट्रेन के डब्बे में जाते थे उसमें कोई दूसरा व्यक्ति बैठ नहीं सकता था। गांधी जी के वाक्य आपको बताएंगे किस तरह से उनके साथ भी ट्रेन में नस्लीय भेदभाव हुआ था। तो ये सारी चीज़ें लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में ही आकर हमारे ऊपर ही क्या कर रही तरीके की हुकूमत चला रहे हैं, जिससे उनको राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने पर क्या किया, इन सारी परिस्थितियों ने मजबूर किया। तो यह भी एक चीज़ था। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस समय औद्योगिक क्रांति का जो मुखिया था, औद्योगिक क्रांति का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो जिसका पूरी तरीके से स्वामित्व था, वो क्या था, इंग्लैंड ही था। और इस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल की क्या पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी। और भारत जैसे देश में कच्चे माल की अपार संभावनाएं थी और उन्होंने हमारे देश से कच्चा माल औने पौने दाम पर क्या किया, खरीदा और अपने यहाँ ले जाकर उसको पक्का करके हमारे देश में क्या करते थे, ऊंचे ऊंचे मूल्य पे बेचते थे। ये इसके साथ ही साथ उन्होंने हमारे यहाँ कुटीर उद्योगों को पूरी तरह से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और उस इतना ही उन्होंने नहीं किया, जो हमारे यहाँ लोग किसान थे, हमारे यहाँ जो कारीगर थे, जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के अगर उद्योग भी चलते थे छोटे स्तर पे, उस पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा लगान लगाया। अगर किसी भी कंडीशन में भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच में अगर कहीं भी टकराव होती थी तो सदा बलि किसकी दी जाती थी, भारतीय लोगों को ही दी जाती थी। इन सारी परिस्थितियों में भारतीयों ने अपने आप को इस तरीके से बनाने की कोशिश की कि हमें अब इन अंग्रेज़ों के आगे झुकना नहीं है, हमें एक ऐसे चीज़ों पे अमल करना है, ऐसी आवश्यकताओं पे ध्यान देना है कि हमें हमेशा के लिए इन अंग्रेजी शासकों से क्या होना है, मुक्त होना है। और इसके लिए लोगों ने एकजुट होना क्या किया, चालू किया। और आगे आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आया। इसका रिज़ल्ट क्या आया, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, जब हम आपको ये पढ़ाएंगे कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें आपको पता ये चलेगा कि किस तरीके से ये सारे कारण लोगों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना क्या क्या चालू किया और आगे चलकर सबके अंदर देशभक्ति की भावना क्या हुई, चालू हुई। और आप इत्मीनान से घरों पे रहकर ही इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। और हम आपसे बता देना चाहते हैं कि अगला क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर से ही पढ़ाई कीजिए, और विशेष करके जो हमारा क्लास हो रहा है उसको आप देखते हैं तो उसके जितने भी बिंदु होते हैं उसको भी नोट आउट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।